इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो मॉडर्न टेक की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक है। बिल्कुल। और आज का विषय सच में बहुत दिलचस्प है। हाँ, आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो एक रिसर्च मटेरियल है जिसका नाम है द इवोल्यूशन ऑफ CNN आर्किटेक्चर्स फ्रॉम लिनेट टू रिसनेट। मतलब एक तरह से कंप्यूटर विजन का स्वर्ण युग। एग्जैक्टली। जब हम AI या कंप्यूटर विजन की बात करते हैं तो हम अक्सर सीधे आज के सिनेरियो को देखते हैं, जहां सिस्टम्स रियल टाइम में ऑब्जेक्ट्स ट्रैक कर रहे हैं या मेडिकल इमेजरी में बीमारियों का पता लगा रहे हैं। हाँ, हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं। सही कहा। लेकिन आज का हमारा मिशन थोड़ा अलग है। हमारा मकसद उस पूरी जर्नी को डिकोड करना है जिसने कंप्यूटरों को असल में देखना सिखाया। 1998 से लेकर 2015 तक का वो क्रिटिकल टाइम फ्रेम जिसने विजुअल डेटा प्रोसेसिंग को पूरी तरह से रीइमेजिन किया। और इस पूरी तकनीकी क्रांति के सेंटर में जो आर्किटेक्चर है उसे हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स या शॉर्ट में CNN कहते हैं। बिल्कुल। और जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं वो जानते हैं कि CNN कोई रातों रात आया हुआ नया विचार नहीं था। हाँ, इसका इतिहास काफी पुराना है। लेकिन 1998 से 2015 के बीच इसमें जो सुधार हुए उसने इसके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। CNN का मेन फोकस होता है फीचर एक्सट्रैक्शन और स्पेशल हायरार्की पर। मतलब सिस्टम को ये बताने के बजाय कि देखो ये एक किनारा है या ये एक गोला है। हाँ, वो खुद डेटा से ज्योमेट्रिक और विजुअल पैटर्न सीखता है। शुरुआती लेयर्स में एकदम बेसिक चीजें जैसे किनारे और रेखाएं, और फिर गहरी लेयर्स में बहुत ही जटिल आकृतियां। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस सफर का जो पहला बड़ा माइलस्टोन है वो 1990s के दशक के आखिर में आता है। 1998 में यान लखन का लीनेट 5 मॉडल। एग्जैक्टली। उस टाइम पे मशीन लर्निंग कम्युनिटी काफी हद तक सपोर्ट वेक्टर मशीन्स यानी SVMs और हैंडक्राफ्टेड फीचर्स पर अटकी हुई थी। हाँ, सब कुछ मैन्युअली होता था। तो ऐसे माहौल में लीनेट 5 का आना एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। इसका मेन काम एमनेस डेटा सेट पर हाथ से लिखे गए अंकों की पहचान करना था, जैसे बैंक के चेक्स या पोस्टल कोड्स को ऑटोमेटिकली पढ़ना, जो कि उस समय के हिसाब से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। और अगर हम इसके टेक्निकल साइड को देखें तो इसमें कुल 7 लेयर्स थीं। और इनपुट बहुत ही सिंपल था, सिर्फ 32x32 पिक्सेल्स की एक ग्रे स्केल इमेज, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप। हाँ, इस आर्किटेक्चर की शुरुआत एक कन्वोल्यूशनल लेयर से होती है जिसमें 5x5 साइज के 6 फिल्टर्स लगाए गए थे। और फिर एक्टिवेशन के लिए सिग्मॉइड फंक्शन, राइट? बिल्कुल, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। और उसके तुरंत बाद डेटा का डायमेंशन कम करने के लिए 2x2 फिल्टर के साथ एक एवरेज पूलिंग लेयर थी, जिसे सब सैम्पलिंग भी कहते हैं। हाँ, और यही प्रोसेस फिर से रिपीट होता था, एक और कॉन्वोल्यूशनल लेयर और फिर से एवरेज पूलिंग। और फाइनली ये सारा डेटा 120 न्यूरॉन्स वाली फुली कनेक्टेड लेयर में जाता था। सही कहा, जिसका आउटपुट 10 न्यूरॉन्स का था, जो कि 0 से 9 तक के अंकों को रिप्रेजेंट करते थे। और श्रोताओं के लिए जानना दिलचस्प होगा कि इस पूरे नेटवर्क में सिर्फ करीब 60,000 पैरामीटर्स थे। सिर्फ 60,000? हाँ, मतलब आज जब हम बिलियंस वाले मॉडल्स देखते हैं तो 60,000 बहुत ही छोटी संख्या लगती है, लेकिन 1998 के कंप्यूटिंग हार्डवेयर को देखते हुए ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन था। बहुत सटीक एनालिसिस है ये। और लीनेट 5 की जो असली हिस्टोरिकल वैल्यू है वो सिर्फ नंबर पहचानने तक सीमित नहीं थी। तो इसका मेन इम्पैक्ट क्या था? इसने एकेडमिक दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि बैक प्रोपगेशन के थ्रू कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स को सीधे रॉ पिक्सल से फीचर सीखने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। मतलब हायरार्किकल फीचर एक्सट्रैक्शन सच में काम करता है। ये थ्योरी प्रैक्टिकल बन गई। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक कैच था। हार्डवेयर की लिमिटेशंस की वजह से ये मॉडल बहुत बड़ी और कलरफुल इमेजेस पर तुरंत स्केल नहीं किया जा सका। और शायद इसीलिए हमें AI के इतिहास में काफी लंबा शांत दौर देखने को मिलता है। हाँ, करीब 14 साल का गैप। लेकिन फिर आता है 2012, वो साल जिसने पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। एलेक्स क्रिजिएव्स्की की टीम ने अपना मॉडल पेश किया, एलेक्सनेट, जिसमें इमेजनेट प्रतियोगिता में तहलका मचा दिया था। लिटरली दूसरे नंबर पर रहने वाले मॉडल को इसने बहुत भारी अंतर से हराया था। इस मॉडल में 8 लेयर्स थीं और पैरामीटर्स की संख्या सीधे 60,000 से जंप करके लगभग 60 मिलियन हो गई थी। 6 करोड़ पैरामीटर्स। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है
वो ये है कि एलेक्सनेट की सफलता सिर्फ नेटवर्क को बड़ा करने का रिजल्ट नहीं थी। तो ये किस चीज का रिजल्ट था? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के एक बेहतरीन संगम का नतीजा था। सबसे बड़ी क्रांति थी मशीन लर्निंग में जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स का इस्तेमाल, जो आमतौर पर वीडियो गेम्स में ग्राफिक्स रेंडर करने के लिए यूज होते थे। राइट। एग्जैक्टली। क्योंकि जीपीयू पैरेलल कंप्यूटेशंस यानी समानांतर गणनाओं को बहुत तेजी से हैंडल कर सकते हैं। और रिसर्चर्स को समझ आ गया कि न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग भी तो बेस लेवल पर एक विशाल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है। बिल्कुल। और इस जीपीयू के इस्तेमाल ने हफ्तों और महीनों के ट्रेनिंग टाइम को घटाकर कुछ दिनों में समेट दिया। ये तो हार्डवेयर की बात हुई, लेकिन मैथमेटिकल और सॉफ्टवेयर लेवल पर भी एलेक्सनेट ने दो बहुत ही क्रिटिकल तकनीकों को मेनस्ट्रीम कर दिया, रेलू और ड्रॉप आउट। हाँ, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो लिनेट 5 में जो सिग्मॉइड फंक्शन था वो गहरे नेटवर्क्स में एक बड़ी प्रॉब्लम बन रहा था। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सिग्मॉइड फंक्शन की एक लिमिटेशन होती है, ये बड़े इनपुट वैल्यूज को एक तरह से स्क्वैश कर देता है, सिकोड़ देता है। हाँ, जिससे ग्रेडियंट्स बहुत छोटे हो जाते हैं। अब सोचिए, जब आप 8 लेयर गहरे नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हैं तो ये छोटा ग्रेडियंट पीछे की लेयर्स तक पहुंचते पहुंचते लगभग गायब ही हो जाता है। ओहो, इसी को वैनिशिंग ग्रेडियंट की समस्या कहते हैं। एग्जैक्टली। और रेलू यानी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट ने इसका एक बहुत ही शानदार और सिंपल सोल्यूशन दिया। इसका रूल तो काफी सीधा है ना? बहुत सीधा। अगर इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट 0 होगा, और अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट वही रहेगा। कोई स्क्वैशिंग नहीं। बिल्कुल नहीं। ये कंप्यूटेशन के लिहाज से बहुत फास्ट था, और सबसे जरूरी बात, इसने ग्रेडियंट को गायब होने से रोका, जिससे डीप नेटवर्क्स की ट्रेनिंग असल में पॉसिबल हो पाए। मेक सेंस। और दूसरी तकनीक थी ड्रॉप आउट, जो मुझे पर्सनली बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव लगती है। वो कैसे? मतलब ड्रॉप आउट एक रेगुलराइजेशन तकनीक है, जहां ट्रेनिंग के टाइम पर नेटवर्क के कुछ न्यूरॉन्स को जानबूझकर और रैंडम तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब आप सोचिए कि एक टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही है और अचानक से आप कुछ टीम मेंबर्स को काम से बाहर निकाल दें। ये सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन ये उपमा एकदम परफेक्ट है। सच में। हाँ, अगर किसी टीम में सिर्फ 1 या 2 लोग ही सारा काम करते हैं तो बाकी पूरी टीम उन पर डिपेंडेंट हो जाती है। हाँ, और अगर वो मेन लोग छुट्टी पर चले जाएं तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। एग्जैक्टली। न्यूरॉन्स के केस में भी यही होता है, जिसे को-एडेप्टेशन कहते हैं। ड्रॉप आउट ये इंश्योर करता है कि नेटवर्क किसी एक स्पेसिफिक न्यूरॉन या पाथवे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए। तो बेसिकली हर न्यूरॉन को अपना काम खुद सीखना पड़ता है। सही कहा। और इसी वजह से 60 मिलियन पैरामीटर्स वाला ये इतना बड़ा नेटवर्क ओवरफिटिंग से बच गया और नई इमेजेस पर बेहतर जनरलाइज कर पाया। वाह, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एलेक्सनेट की भारी कामयाबी ने पूरी कम्युनिटी को दिखा दिया कि आगे का रास्ता गहराई या डेप्थ से होकर जाता है। और इसी डेप्थ की रेस में आता है साल 2014, जो वैचारिक मतभेदों और शानदार इंजीनियरिंग का साल था, क्योंकि एक ही साल में 2 बहुत ही अलग-अलग अप्रोच वाले मॉडल्स सामने आए, वीजीजी नेट और गूगल नेट। हाँ, दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो आइए पहले वीजीजी नेट का विश्लेषण करते हैं, जो ऑक्सफोर्ड के विजुअल ज्योमेट्री ग्रुप से आया था। वीजीजी नेट का जो मेन फिलॉसफी था वो था सरलता और एकरूपता, सादगी पर फोकस। क्योंकि एलेक्सनेट में तो अलग-अलग साइज के फिल्टर्स यूज हुए थे ना, जैसे 11x11 या 5x5। हाँ, तो वीजीजी नेट की टीम ने सोचा, क्या हमें सच में इतने बड़े फिल्टर्स की जरूरत है? और उनका जवाब था नहीं। बिल्कुल। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरे नेटवर्क में सिर्फ बहुत छोटे 3x3 साइज के कॉन्वोल्यूशनल फिल्टर्स का ही इस्तेमाल करेंगे। और इसी अप्रोच से उनके VGG16 और VGG19 वर्जन्स आए, जिनमें 16 और 19 लेयर्स थीं। और इसके पीछे का जो मैथमेटिकल लॉजिक था वो बहुत सॉलिड था। अगर आप 2 3x3 फिल्टर्स को बैक टू बैक लगाते हैं तो उनका रिसेप्टिव फील्ड एक 5x5 फिल्टर के बराबर ही हो जाता है। लेकिन ऐसा करने से पैरामीटर्स कम हो जाते हैं और नेटवर्क को 2 नॉन लीनियर एक्टिवेशंस मिल जाते हैं, जिससे वो और भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीख पाता है। लेकिन इस सादगी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कंप्यूटेशनल कॉस्ट, राइट? बहुत ज्यादा। वीजीजी नेट में पैरामीटर्स की संख्या 138 मिलियन तक पहुंच गई थी। 138 मिलियन? ये तो एलेक्स नेट के 60 मिलियन से दोगुने से भी ज्यादा है। हाँ, इतने सारे पैरामीटर्स की वजह से इस मॉडल को मेमोरी में लोड करना और इसका इन्फ्रेंस निकालना बहुत भारी काम था। फिर भी अपनी स्पष्ट वास्तुकला की वजह से ये लंबे समय तक फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए एक बेंचमार्क मॉडल बना रहा। बिल्कुल बना रहा।
लेकिन जैसा हमने पहले कहा, 2014 दो अलग विचारधाराओं का साल था। एक तरफ वीजीजी नेट था, जो अपनी ब्रूट फोर्स डेप्थ और सादगी पर दाव लगा रहा था, और दूसरी तरफ थी क्रिश्चियन सेगेडी और उनकी टीम, जिन्होंने बिल्कुल अलग अप्रोच ली। गूगल नेट, जिसे इंसेप्शन V1 भी कहा जाता है। और इनका मेन फोकस डेप्थ के साथ साथ दक्षता या एफिशिएंसी पर था। गूगल नेट में 22 लेयर्स थीं, मतलब वीजीजी नेट से भी ज्यादा गहरी। लेकिन पैरामीटर्स कितने थे पता है? सिर्फ 4 मिलियन। लिटरली सिर्फ 40 लाख पैरामीटर्स, 138 मिलियन के मुकाबले 4 मिलियन। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसका पूरा क्रेडिट जाता है इंसेप्शन मॉड्यूल को। देखिए, नॉर्मल CNN आर्किटेक्चर्स एक रेखीय या लीनियर क्रम में काम करते हैं, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर। हाँ, एक सीक्वेंशियल फ्लो होता है। लेकिन जब आप किसी फोटो को देखते हैं तो कुछ फीचर्स बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े। अब नेटवर्क को कैसे पता चलेगा कि किस लेयर पर कौन से साइज का फिल्टर बेस्ट काम करेगा? ये तो एक दुविधा है। इंसेप्शन मॉड्यूल ने इस दुविधा को ही खत्म कर दिया। ये मॉड्यूल एक ही लेवल पर पैरेलल रूप से कई ऑपरेशंस करता है। मतलब एक ही समय पर 1x1, 3x3 और 5x5 के कन्वोल्यूशन। हाँ, और साथ में एक मैक्स पूलिंग ऑपरेशन भी। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक ही तस्वीर को एनालाइज करने के लिए आप एक साथ अलग-अलग फोकस वाले लेंस का इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत सटीक उपमा है। और फिर इन सभी पैरेलल ऑपरेशंस के आउटपुट को आपस में जोड़ दिया जाता है, कॉन्कैटिनेट कर दिया जाता है, जिससे नेटवर्क खुद तय कर सके कि उसे किस स्केल की जानकारी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। एग्जैक्टली। और इसमें 1x1 कॉन्वोल्यूशन का रोल बहुत बड़ा था। वो कैसे? 1x1 फिल्टर का इस्तेमाल नेटवर्क की डेप्थ को बनाए रखते हुए डायमेंशंस को कम करने के लिए किया गया, जिससे कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत तेजी से घट गई। और इसी वजह से ये 22 लेयर्स का होने के बाद भी इतने कम पैरामीटर्स में काम कर गया। कमाल की इंजीनियरिंग है। हाँ, और इस डिजाइन में एक और बहुत ही क्लेवर चीज थी, ऑक्सिलरी क्लासिफायर्स। क्योंकि नेटवर्क 22 लेयर्स घेरा था, तो जाहिर है कि ट्रेनिंग के दौरान वैनिशिंग ग्रेडियंट का खतरा तो वापस आ गया होगा। बिल्कुल। और इसे सॉल्व करने के लिए उन्होंने नेटवर्क के बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लासिफायर्स लगा दिए। मतलब बीच के लेयर से भी आउटपुट लेना शुरू कर दिया। हाँ, जब ट्रेनिंग होती थी तो इन इंटरमीडिएट क्लासिफायर से भी लॉस कैलकुलेट किया जाता था, और बैक प्रोपगेशन के टाइम उस लॉस को मेन सिग्नल में जोड़ दिया जाता था, जिससे शुरुआती लेयर्स को भी सीखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता रहे। एग्जैक्टली। एकदम चेक पॉइंट्स की तरह। एग्जैक्टली। हालांकि इन्फ्रेंस या टेस्टिंग के टाइम इन ऑक्सिलरी क्लासिफायर्स को हटा दिया जाता था। ये सच में एक बहुत ही चतुर समाधान था। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम टाइमलाइन देखें तो 1998 में 7 लेयर से शुरुआत हुई, 2012 में 8 लेयर्स, और 2014 में हम 19 और 22 लेयर्स तक पहुंच गए। तो ऐसा लगने लगा था कि बस लेयर्स बढ़ाते जाओ और एक्यूरेसी खुद ब खुद बेहतर होती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2015 आते आते एक बहुत बड़ी दीवार सामने आ गई। जब रिसर्चर्स ने देखा कि नेटवर्क को और गहरा करने पर परफॉर्मेंस सुधरने के बजाय उल्टा गिर रही है। हाँ, और इसी डिग्रेडेशन की समस्या को सुलझाने के लिए केमिंग है और उनकी टीम ने 2015 में रेजनेट यानी रेजिडुअल नेटवर्क्स का आविष्कार किया, जिसने 34, 50 और यहां तक कि 152 लेयर्स की गहराई हासिल कर ली। लेकिन अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये समझना जरूरी है कि ये दीवार या डिग्रेडेशन की समस्या असल में थी क्या। लोग आमतौर पर इसे ओवरफिटिंग समझ लेते हैं, राइट? हाँ, पर ये ओवरफिटिंग नहीं थी। डिग्रेडेशन का मतलब है कि जब आप मान लीजिए 20 लेयर वाले नेटवर्क में और लेयर्स जोड़कर उसे 56 लेयर्स का बना देते हैं तो उसका ट्रेनिंग एरर कम होने के बजाय बढ़ जाता है, जो कि मैथमेटिकली सेंस नहीं बनाता, क्योंकि एक गहरे नेटवर्क का परफॉर्मेंस कम से कम उथले नेटवर्क जितना तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। डीप लेयर्स कम से कम आइडेंटिटी मैपिंग तो सीख ही सकती हैं। हाँ। मतलब इनपुट को सीधा आउटपुट में कॉपी करना। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली ग्रेडियंट डिसेंट के लिए इतने गहरे नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करना लगभग इम्पॉसिबल हो रहा था। और यहीं पर रेजनेट ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला, स्किप कनेक्शंस का आइडिया, जिसने पूरी गेम बदल दी। तो ये आर्किटेक्चरल तरकीब काम कैसे करती है? रेजनेट का जो कोर प्रिंसिपल है वो है रेजिडुअल लर्निंग। नॉर्मल नेटवर्क्स में क्या होता है, हर लेयर ये सीखने की कोशिश करती है कि इनपुट को सीधा आउटपुट में कैसे बदला जाए, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, लेकिन रेजनेट में स्किप कनेक्शंस के थ्रू इनपुट को सीधे 1 या 2 लेयर्स के बाद वाले आउटपुट में जोड़ दिया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है। एग्जैक्टली। इस वजह से उन बीच की लेयर्स को पूरा आउटपुट नहीं सीखना पड़ता। हाँ। उन्हें सिर्फ रेजिडुअल या वो छोटा सा अंतर सीखना होता है।
अगर हम इसके लिए एक उपमा इस्तेमाल करें तो ये शहर के एक एक्सप्रेसवे की तरह है, जो शहर के भारी ट्रैफिक यानी उन कॉम्प्लेक्स लेयर्स को दरकिनार करते हुए डेटा को सीधे आगे पहुंचाने का काम करता है। बहुत सही उपमा है। अगर किसी लेयर के पास सीखने के लिए कुछ भी नया नहीं है तो नेटवर्क बस उस लेयर के वेट्स को शून्य कर देता है। और स्किप कनेक्शन से वो ओरिजिनल इनपुट बिल्कुल वैसा ही आगे निकल जाता है। हाँ, और इस एक साधारण से मैथमेटिकल चेंज ने वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंका। क्योंकि अब ग्रेडियंट्स बैक प्रोपेगेशन के टाइम इन स्किप कनेक्शंस वाले एक्सप्रेसवे से होकर सीधे शुरुआती लेयर्स तक बहुत आसानी से पहुंच सकते थे। बिल्कुल, इस आइडिया ने डीप लर्निंग के एक नए युग की शुरुआत की। 2015 के इमेजनेट चैलेंज में 152 लेयर्स वाले नेटवर्क ने जो स्टेट ऑफ द आर्ट एक्यूरेसी हासिल की, उसने साबित कर दिया कि नेटवर्क की गहराई अब कोई लिमिटेशन नहीं है। ये पूरी क्रमिक विकास यात्रा सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम इसे समेटें तो 1998 में लिनेट 5 ने दुनिया को दिखाया कि कन्वोल्यूशनल लेयर्स काम कर सकती हैं। फिर 2012 में एलेक्सनेट ने जीपीयू की पावर और रेलू का यूज करके डीप नेटवर्क्स की असली ताकत दिखाई। 2014 में वीजीजी नेट ने हमें छोटे एक समान फिल्टर्स का इम्पैक्ट समझाया। और गूगल नेट ने पैरेलल प्रोसेसिंग और पैरामीटर एफिशिएंसी का पाठ पढ़ाया। और आखिर में 2015 में रेसनेट के रेसिड्यूअल लर्निंग ने गहराई की उन सभी दीवारों को तोड़ दिया जिन्हें पार करना कभी इम्पॉसिबल माना जाता था। और ये बात उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस तकनीक का यूज करते हैं। ये सफर हमें बताता है कि इनोवेशन कभी भी शून्य में नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है। हाँ, हर नया आर्किटेक्चर पिछले मॉडल की कमियों का सल्यूशन था, चाहे वो कंप्यूटेशनल लिमिट्स हों, वैनिशिंग ग्रेडियंट्स हों या फिर डिग्रेडेशन। आज हम जो भी मॉडर्न विजुअल एआई मॉडल्स देखते हैं, उनकी नींव इन्हीं मौलिक सिद्धांतों पर रखी गई है। सही बात है। जानकारी के इस भारी प्रवाह में जब हम आज के कटिंग एज एआई टूल्स को देखते हैं तो अक्सर उनके पीछे छिपे दशकों के संघर्ष और उन वैचारिक छलांगों को भूल जाते हैं। लेकिन उन्हें समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी बात पर आज के इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। हाँ, ये सोचना काफी दिलचस्प होगा। हमने देखा कि 2012 में एलेक्सनेट की भारी सफलता के पीछे जीपीयू के रूप में एक बहुत बड़े हार्डवेयर बदलाव का हाथ था, जिसने गेम बदल दी थी। हाँ, लेकिन उसके बाद चाहे गूगल नेट का इंसेप्शन मॉड्यूल हो या रेसनेट के स्किप कनेक्शंस, ये सब मूल रूप से आर्किटेक्चरल और गणितीय तरकीबें थीं जिन्होंने उसी मौजूदा हार्डवेयर पर असाधारण गहराई हासिल की। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, भविष्य में जब हमें एआई से और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स विजुअल एनालिसिस करवाने होंगे तो क्या हम केवल नई और अधिक जटिल आर्किटेक्चरल तरकीबों पर ही निर्भर रहेंगे या फिर कुछ और होगा? एग्जैक्टली। या फिर हार्डवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में एक और ऐसा अभूतपूर्व बदलाव आने वाला है, शायद क्वांटम कंप्यूटिंग या न्यूरोमॉर्फिक चिप्स के रूप में, जो इन मौजूदा स्किप कनेक्शंस और इंसेप्शन मॉड्यूल्स को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देगा, ठीक वैसे ही जैसे जीपीयू ने पुराने तरीकों को बना दिया था। ये तो सच में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और इन तकनीकी क्रांतियों के पीछे के विज्ञान पर विचार करते रहिए।